हेलो गाइस, मेरा नाम निष्पाल शर्मा। आज हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न है 5 कथन दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य असत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। पहला कथन है एक बिंदु से होकर, ये कथन असत्य है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मैं यहाँ पर कारण बता रहा हूँ। एक बिंदु है मान लो P। अब इनके कथन के अनुसार इससे होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इनका कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर हम एक बिंदु से पर एक रेखा इधर खींच ली, दूसरी रेखा इधर भी खींच सकते हैं, तीसरी रेखा इधर भी खींच सकते हैं। इसी प्रकार एक बिंदु से होकर कई रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आंसर इसका? कारण एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, ये इसका कारण है। आंसर तो ये जरूरी नहीं है कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जाए। एक बिंदु से ऊपर 1 2 3 4 5 6 मतलब कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये इनका दिया हुआ कथन असत्य है। दूसरा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान दें, इन्होंने जो कहा है उसका मतलब है मान लो एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, तो दो बिंदु से होकर मिलाने वाली अगर हम रेखा खींचते हैं तो ये बात सही है कि एक ही रेखा खींची जा सकती है दो बिंदु से। ये बात सत्य है कि दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। यानी यहाँ पर रेखा खींचेंगे तो आएगी, अगर यहाँ से दूसरी रेखा खींचे तो अलग अलग जाएंगे, लेकिन दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। कथन सत्य है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही, केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसका कारण है खींची जा सकती है। ये अधिग्रहित है। अधिग्रहित का मतलब नियम होता है। एक नियम हमारे गणितज्ञों ने जांचा परखा कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक और एक ही रेखा दिया है, केवल और केवल एक रेखा खींचा जा सकती है, दोनों खींची जा सकती है। थर्ड है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा मान लीजिए ये है हमारा P और Q बिंदु है, तो रेखा की परिभाषा है इसे हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है। कारण रेखा की परिभाषा से दो बिंदुओं के सिरों को
आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दो बिंदुओं को आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों सिरे पर दो रेखा की परिभाषा के अंतर्गत ये हमें पढ़ा जाता है। दूसरा, यदि दो बिंदु बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये बात भी सत्य है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु है, एक वृत्त है हमारा, ये एक वृत्त आ गया और दूसरा वृत्त भी इसी के ही ऊपर होगा। दो वृत्त हो जाएंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर आर और यही बराबर हो जाएगी दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, ये कथन सत्य है। कारण इसका हम क्या लिख सकते हैं? कारण इसका लिख सकते हैं दो वृत्तों के समपाती होने पर उनकी त्रिज्याएं समान होती है तथा केंद्र भी एक ही होता है। इसका अर्थ समझें, एक वृत्त हमारा बना हुआ है, दूसरा वृत्त हमने उसी त्रिज्या का लिया और वही केंद्र मानकर उस पर हमने बना लिया। संपाती का मतलब है जैसे हाथ एक दूसरे को धर लेते हैं, एक दूसरे के संपाती हो। इसी प्रकार एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूरा ढके तो वो संपाती वृत्त कहलाते हैं। वृत्त का केंद्र वही होगा, त्रिज्या वही होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में अब जो आकृतियां दी है उसमें ए बी, पी क्यू और एक्स वाई, ये ए बी के बराबर पी क्यू रेखा है। जितनी लंबाई, मान लो ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई भी कथनानुसार 5 सेंटीमीटर होगी। और जो पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इस कथन के अनुसार एक्स वाई की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ए बी भी 5 सेंटीमीटर हो गया, पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर हो गया और एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ए बी बराबर एक्स वाई। ये कथन हमारा सत्य है। इसे आंसर को नोट कर लिए, कारण समझ में आ गया होगा। मान लिया हमने पहले भी लिया माना ए बी बराबर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर एक्स वाई बराबर 5 सेंटीमीटर हम मान लेंगे। तो ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी बराबर एक्स वाई बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ये हमारा कथन जो उन्होंने दिया है ये कथन सत्य है। से नोट कर लें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पदों में से ये पद दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
प्रत्येक की परिभाषा दी है, यानी हमें ये पद दिए हुए इनकी परिभाषा बताना है। इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा पी क्यू है। दो रेखाएं हैं ए बी और पी क्यू। तो इन रेखाओं को अगर हम दोनों ओर आगे बढ़ाते जाते हैं, दोनों ओर आगे बढ़ाते जाते हैं, लेफ्ट को भी और राइट को भी, तो ये रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं और जो दूरी इनकी इसके बीच यहाँ पर है d1 दूरी, तो वही दूरी यहाँ पर होगी d1 दूरी। दूरियां समांतर रेखाओं के बीच सदैव बराबर होती है। तो क्या परिभाषित करेंगे? जब दो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर उनके बीच दूरी सदैव समान होती है। जब दो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर, सदैव और लेफ्ट और राइट की बढ़ाने पर उनके बीच दूरी सदैव समान होती है, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर पद कौन से हैं अपरिभाषित? परिभाषित पद कौन कौन से आए? एक तो रेखाएं हैं और एक है बिंदु, यानी बिंदु की आवश्यकता है। दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखा देखो, एक रेखा ये है, ए बी रेखा है, इस ए बी रेखा को हमने मूव करा और ये आगे हमारे, इसका नया नाम दे दिया हमने पी क्यू रेखा। तो ये रेखाएं परस्पर 90 अंश का कोण बनाए, तो ये रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो जब दो रेखाएं परस्पर समकोण बनाती हैं, समकोण को लंब भी कहते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे रेखाएं समांतर लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर परिभाषित शब्द परिभाषित शब्द हैं
है उसे पद कहलाएंगे। एक तो है लंब और दूसरा है रेखा। नेक्स्ट है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, एक बिंदु और ये बी है, दो बिंदु हैं। इन दोनों को मिलाने पर हमें जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं रेखाखंड। एक बात या हम कह सकते हैं कि किसी रेखा के दो अंत बिंदु हैं, तो उस रेखा को रेखाखंड कहेंगे। जब रेखा के दो अंत्य बिंदु, अंत मीन्स इन्हें आगे ना बढ़ाया जा सके, दो अंत्य बिंदु हो तो उस रेखा के भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषित पद है, एक तो रेखा और दूसरा अंत्य बिंदु। अंत बिंदु का अर्थ है जहां पर उनकी सीमा समाप्त हो जाए, इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, एक और नहीं बढ़ा सकते तो ये अंत बिंदु हो गया, और इधर से पर बी से आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसका अंत बिंदु। अब आती है वृत्त की त्रिज्या। तो एक बात ध्यान दें, एक हमने बिंदु ले लिया, इस बिंदु से समान दूरी पर इस तरह से हम बिंदु ले रहे हैं, यानी एक बिंदु से समान दूरी, बिंदु है मान लो पी बिंदु है, एक भी बिंदु की दूरी ये मूव कर रहा है, समान दूरी पर है, तो एक वृत्त प्राप्त होगा और O और P के बीच की बिंदु की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। जब एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर कोई बिंदु गतिमान हो या एक बिंदु से समान दूरी पर बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु का पथ माने समान दूरी पर बिंदु का बिंदुओं का बिंदु पथ यानी बिंदुओं का रास्ता वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है और समान दूरी, स्थिर बिंदु से समान दूरी, स्थिर बिंदु से समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।
ठीक है, समझ में आ गया। यदि कोई बिंदु स्थिर है, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर कोई बिंदु गतिमान है, कोई बिंदु इस तरह से गतिमान है, तो जो बिंदु पथ है इस बिंदु का, पी बिंदु का, ये तो कहलाएगा वृत्त। और स्थिर बिंदु से वृत्त के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तथा स्थिर बिंदु, जो बिंदु स्थिर है उसे क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये परिभाषाएं जो है अच्छी तरह से याद कर लें। अब आता है वर्ग। वर्ग देखिए, हमने कोई चतुर्भुज बनाया, इस चतुर्भुज की क्या विशेषता होगी? ये प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होगा और प्रत्येक भुजा आपस में समान होगी, यानी ए, बी, सी और डी ये भुजाएं परस्पर बराबर होंगी। तो इसकी परिभाषा करेंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी या जिसका जिसके सभी कोण नब्बे अंश के हो तथा सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। समान लंबाई की हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, प्रत्येक कोण की अंश का हो 90 तथा ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी बी भुजा बराबर डी ए भुजा हो, तो उसे हम कहेंगे वर्ग कहेंगे। इसमें एक परिभाषित पद हुए कोण। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई अवधारणा पर विचार कीजिए। यहाँ पर अवधारणा की है, पहली अवधारणा है दो भिन्न बिंदु ए और बी, भिन्न का मतलब अलग अलग, एक ए बिंदु और दूसरा दो बिंदु रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, यानी दो बिंदु हैं उससे अलग 3 बिंदु हो गए। एक बिंदु, दो बिंदु और 3 बिंदु, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो सी बिंदु जो है ए बी के मध्य स्थित है। एक तो ये अवधारणा इसको विचार करना है, अभी बताएंगे। दूसरा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है। कितने बिंदु थे? 1 2 3 बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, ए और सी और बी एक रेखा पर नहीं है। एक रेखा क्या हो गई, लेकिन एक इधर जाएगा, इधर से आकर इस तरह से बन रहा है, तो ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये दो अवधारणाएं हैं, एक तो ए और बी के बीच स्थित है, दूसरी स्थिति ये है सी बिंदु जो है ए बी रेखा पर स्थित नहीं है। सी बिंदु ए बी रेखा पर स्थित नहीं, दो अवधारणाएं हैं। तो इसके बारे में बताना, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? जो अवधारणा दी है इनमें कोई शब्द अपरिभाषित है? क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं, यानी एक दूसरे की विरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? यूक्लिड नाम के गणितज्ञ से उन्होंने एक अवधारणा दी थी इसके बारे में, ज्यामिति के बारे में।
क्या उनकी अवधारणाओं से ये प्राप्त होती है, ये स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि इन अवधारणाएं, दो अवधारणा की है, इन अवधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है, अपरिभाषित शब्द है, और क्या ये अवधारणाएं विरोधी है? हाँ, ऐसे अनेकों अपरिभाषित शब्द हैं, ऐसे अनेकों अपरिभाषित शब्द हैं, ये संगत होते हैं, क्योंकि इनमें जो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग स्थितियाँ कौन सी? पहली स्थिति में मैंने कह दिया कि दो भिन्न बिंदु हैं, ए बी, हमने लिख लिया कि दो बिंदु जो हैं ए और बी मानो दिए हुए। तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, तो हमने यहाँ पर जो रेखा खींची थी ए बी के घर में खींची, दो बिंदु दिए ए और बी दिया हुआ है, इनके बीच में सी बिंदु इस रेखा पर स्थित है। अर्थात दो बिंदु अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है। कहीं पर भी ले सकते हैं ग्राफ से, यहाँ पर भी ले सकते हैं, बिंदु सी स्थित होता है पहली बात से। दूसरी बात, कम से कम तीन बिंदु हों, तो तीन बिंदु एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। यानी यदि दो ए और बी बिंदु दिए हैं, ए और बी बिंदु दिया हुआ है, तो हमने सी एक ऐसा बिंदु ले लिया जो ए बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं है। ए बी से होकर जाने वाली रेखा ये है और सी बिंदु यहाँ दिया है। तो ऐसी भी स्थिति है कि जो ए और बी रेखा है, उसे मिलाने वाली रेखा है, इससे बाहर एक बिंदु है सी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे समझ लें कि दो बिंदु दिए हुए हैं, उस पर रेखा अगर बनाते हैं तो सी बिंदु उस पर स्थित हो सकता है। तीसरा है, दूसरी स्थिति है कि ए और बी दो बिंदु उस पर कोई रेखा खींची गई है, इससे बाहर बिंदु सी हो सकता है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये जो अभिव्यक्त है, यूक्लिड की अभिव्यक्तियों का अनुसरण नहीं करते। यूक्लिड ने जो नियम बनाए थे, अभिव्यक्त माने नियम, जो नियम बनाए थे, ये अभिव्यक्त उस पर अनुसरण नहीं करते हैं, फिर भी ये अभिव्यक्त अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब ये बात सही है कि दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु हो सकता है, या दो बिंदु है उससे बाहर दो बिंदु हो सकता है। इस बात को समझना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सच के बातें हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। चौथा प्रश्न, दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु ले लेंगे ए और बी, इनके बीच में एक तीसरा बिंदु है सी। दो बिंदु ले लिए ए और बी, ए और बी दो बिंदु ले लिए, इस पर हमने रेखा डाली, यहाँ पर कोई सी बिंदु है। सी बिंदु इस प्रकार है कि ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी की लंबाई जो है पूरे की लंबाई के आधे के बराबर है। हमने ले लिया ये चित्र से, ए सी बराबर बी सी, ये क्या है, दिया है, ठीक है। तो ए बी की जो लंबाई है, इस ए बी की लंबाई में दो खंड हैं, एक ए सी है और दूसरा बी सी है। दो खंड हो गए, ए सी और एक बी सी। ये मानो समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करें, बी सी के स्थान पर ए सी लिख दें, बी सी के स्थान पर ए सी लिख दें। तो समीकरण फर्स्ट से, पहले समीकरण से यहाँ से कि बी सी के स्थान पर हमने ए सी लिख दिया क्योंकि हमको दिया हुआ है। तो कितने ए सी हो गए, वन ए सी और वन ए सी, टू ए सी, ए बी बराबर टू ए सी हो गया। या हम इसे लिख सकते हैं टू ए सी बराबर ए बी, पक्षांतर करेंगे तो गुणा की संख्या बटे में पहुंच जाती है, 1/2 ए बी हो जाएगा। ए बी को 2 से भाग करें, हम ऐसे कह सकते हैं 1/2 गुणा ए बी,
यही हमको सिद्ध करना था कि AC बराबर 1/2 इनकी सिद्धांत, यही सिद्ध करना था। या हैंस प्रूफ निश्चित करना। प्रश्न 7 में ये कहा गया है कि यूक्लिड के गणितज्ञ थे, यूक्लिड के अंतर्ग्रहितों की सूची में यूक्लिड ने अपने नियम बनाए थे अपने जो सर्च करके गणित पर, उस सूची में बताया उस अंतर्ग्रहित 5 नंबर में अंतर्ग्रहित 5 में ये कहा था कि ये सर्वव्यापी सत्य है। तो अंतर्ग्रहित 5 आखिर है क्या? अंतर्ग्रहित 5 में हमने एक नियम पालन किया था, यूक्लिड के 5वें अंतर्ग्रहित के अनुसार अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ये है पूर्ण पेन है, तो इस हमने कर दिया इसका छोटा भाग, तो काला भाग अलग हो गया, सफेद भाग अलग हो गया। इसका अर्थ मतलब यही हुआ कि पूर्ण भाग हमारा है ये, और हमने छोटा भाग कर दिया, 2 भाग हो गए, तो ये पूरा भाग जो है इन छोटे भागों से बड़ा होगा, इस वाले से बड़ा होगा लगभग, इस वाले से ये पूरा बड़ा होगा। तो यही कहने का अर्थ है कि इन्होंने यूक्लिड ने इस बात के लिए बताया कि पूर्ण जो है अपने छोटे छोटे भागों से हमेशा बड़ा होता है, और इस अंतर्ग्रहित के लिए संसार में किसी भी कोई और वस्तु भी ले ले तो वो सत्य होता है, इसलिए इसे संसार सत्य मानते हैं।